दुर्ग से बड़ी खबर आई है। नाबालिग से 7 सालों तक गैंगरेप करने का आरोप लगा है। पीडब्ल्यूडी विभाग के रिटायर्ड कर्मचारियों पर आरोप है। बीजेपी सांसद के पूर्व पीए पर भी आरोप है। महिला थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। मामले में अब तक 3 आरोपी गिरफ्तार भी किए गए हैं। 3 अन्य आरोपियों की तलाश भी की जा रही है। ये बड़ी खबर दुर्ग से सामने आई है, जहां पर नाबालिग के साथ 7 सालों तक गैंगरेप किया गया। पीडब्ल्यूडी विभाग के रिटायर्ड कर्मचारी पर आरोप लगा है। इसके अलावा बीजेपी के सांसद के पूर्व पीए पर भी आरोप लगा है। महिला थाने में शिकायत दर्ज करवा दी गई है। मामले में अब तक 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। उनसे पूछताछ की जा रही है और जानकारी के मुताबिक 3 अन्य आरोपियों की तलाश अभी की जा रही है। अप्रैल 2018 का यह मामला है। मां बेटी रोजगार की तलाश में बिलासपुर से दुर्ग पहुंचती हैं। रिश्तेदारों के जरिए उनकी मुलाकात गोविंद सिंह ठाकुर से होती है। सिविल लाइंस स्थित पीडब्ल्यूडी क्वार्टर में इनको ठहराया जाता है। मां को झाड़ू पोछे का काम दिया जाता है। अप्रैल 2018 अंतिम सप्ताह मां के काम पर जाने के दौरान गोविंद सिंह ठाकुर और राजू कश्यप ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। आरोप के मुताबिक ये सारी बातें अभी तक सामने आई हैं। विरोध करने पर धमकी दी, मुंह खोला तो दुर्ग से भगा देंगे, इस बात की धमकी दी गई आरोपियों की तरफ से। और फिर 2018 से 2020 तक लगातार दुष्कर्म हुआ। फोटो वीडियो बनाए गए। वीडियो वायरल करने की धमकी देकर डराया गया। सरकारी क्वार्टर, दफ्तर और निजी जगहों पर उसका शोषण किया गया। 2020 के लॉकडाउन के दौरान काम बंद हुआ। पीडब्ल्यूडी क्वार्टर खाली कराया गया। मां बेटी बिलासपुर लौट गई। 2021-22 में पीड़िता सदमे से उबरने की कोशिश करने लगी। दोबारा से पढ़ाई शुरू की। जुलाई 2023 में राजू कश्यप का फोन आया, नौकरी का ऑफर दिया। पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस बुलाया गया। बीएन पांडे की एंट्री हुई। खुद को सांसद का पूर्व पीए बताया उसने और दबाव डालकर पीडब्ल्यूडी में संविदा की नौकरी दिलवाई। और उसके बाद से लगातार इस लड़की का शोषण होता रहा। ये तमाम बातें इसकी तरफ से बताई। महिला थाना के अंतर्गत प्रार्थिया अपनी मां के साथ रिपोर्ट लिखवाई थी कि उसके साथ लगातार दुष्कर्म किया जा रहा है, जिस पर महिला थाना में हमने अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया। इसमें हमने 2 आरोपी को भी गिरफ्तार किया है और आगे इसमें जो अन्य आरोपी हैं उनकी तलाश की जा रही है। ये लोग पीडब्ल्यूडी में काम करने के लेकर इनसे मुलाकात हुई थी और उसी दौरान इनसे लगातार चर्चा होती रही है। उसी को लेकर बाद में इन्होंने रिपोर्ट लिखवाया कि इनके द्वारा उसके साथ दुष्कर्म किया गया है। तो पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है, कार्रवाई भी की जा रही है, गिरफ्तारियां हुई हैं, कुछ और लोगों की तलाश अभी की जा रही है। लेकिन इन सब के बीच हर किसी की जुबान पर बस एक ही बात है कि दुर्ग की दामिनी को इंसाफ मिलना चाहिए। उसे इंसाफ दो। दुर्ग जिले में नाबालिग से 7 सालों तक गैंगरेप किया गया। गवर्नमेंट रेस्ट हाउस, दफ्तर, होटल में गैंगरेप का आरोप लगा। 2018 से 2025 तक नाबालिग ने अत्याचार का आरोप लगाया है। मां की नौकरी के नाम पर नाबालिग से जोर जबरदस्ती की गई। मंगेतर को पीड़िता ने पूरी बात सुनाई, आपबीती बताई, जिसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। शादी तुड़वाने के लिए शरीर नोचने, दांतों से काटने के भी आरोप पीड़िता की तरफ से लगाए गए हैं। दुष्कर्म के आरोपियों में कई बड़े अधिकारी और रसूखदार लोग भी शामिल हैं। पीडब्ल्यूडी विभाग के रिटायर्ड कर्मचारी, कारोबारी पर नाबालिग के साथ दुष्कर्म का आरोप लगा है। बीजेपी सांसद के पूर्व पीए पर भी आरोप लगा है। दुर्ग की घटना से खलबली मची हुई है। दुर्ग पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली है और जैसा कि हमने आपको बताया कि 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बाकी 3 फरार हैं, उनकी तलाश भी की जा रही है। टीमें बनाई गई हैं। कई राज्यों में दबिश भी दी जा रही है। हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रायपुर से हमारे सहयोगी अंकुश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल गुप्ता हमारे साथ दुर्ग से जुड़ चुके हैं। शुरुआत में अनिल आपसे ही करूंगा। पूरी टाइमलाइन समझाइए। 2018 से लेकर 2025 तक इस मासूम के साथ, नाबालिग के साथ न सिर्फ रेप हुआ बल्कि गैंगरेप हुआ। एक बार नहीं, कई बार हुआ। और सवाल यह है कि 3 आरोपी अब तक फरार हैं। पुलिस क्या कह रही है? जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनसे पूछताछ में क्या बातें सामने आई हैं और जो फरार हैं उनको लेकर क्या जानकारी है? जी देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि महिला थाना दुर्ग में एक शिकायत दर्ज की गई थी और उस शिकायत के आधार पर पीड़िता ने ये अपना बयान दर्ज किया है कि उसके साथ में सामूहिक दुष्कर्म 6 लोगों के द्वारा किया गया है। और जब पुलिस ने इस मामले में विवेचना शुरू की तो मामला उजागर हुआ। और मामला ये है कि दुर्ग के पीडब्ल्यूडी विभाग के जो रिटायर्ड कर्मचारी है, टाइम कीपर है, जो ठेकेदार है, इनके अलावा दुर्ग सांसद के निज सचिव बीएन पांडे, ये सारे लोग शामिल थे। और उनके पीड़िता के बयान के आधार पर यह बताया गया है पुलिस के द्वारा कि ये सारे लोगों ने उसके साथ में 7 सालों से सामूहिक दुष्कर्म किया।
ये शर्मसार करने वाली घटना जब दुर्ग से सामने में आई है, तो अब मामला जो है गर्म होते दिखाई दे रहा है। अब ये क्योंकि पूरा मामला 2018 का है, जब लॉकडाउन के समय में पीड़िता जो है अपनी माँ के साथ में काम की तलाश में दुर्ग पहुंची हुई थी, और उसके बाद में उसके एक परिजन ने पीडब्ल्यूडी रिटायर्ड कर्मचारी जो है उनसे संपर्क कराया गोविंद सिंह राजपूत से। तो उन्होंने उसकी माँ को सबसे पहले पीडब्ल्यूडी विभाग में झाड़ू पोछा के लिए नौकरी लगाया, और जब माँ उसकी काम के लिए निकल जाती थी, तो पीड़िता जो नाबालिग थी उस समय, उसके साथ में अनाचार ये इसके द्वारा किया जाता था, गोविंद सिंह राजपूत के द्वारा। इसके बाद उसके संपर्क में विजय स्वाइन, एक जो होटल का मैनेजर है, वह संपर्क में आया, और अनिल चौधरी, ये तीनों लोग उसके साथ बार बार लगातार उसके साथ में दुष्कर्म करते रहे। और उसके बाद में उसके न्यूड फोटो और वीडियो बना लिए गए थे, जिसे डराया जाता था कि तुम्हारी माँ को काम से निकाल दिया जाएगा, अगर तुम ये इस तरीके से काम नहीं करोगी तो तुम्हारे लिए फिर तुम्हारे फोटो वीडियो को वायरल कर दिया जाएगा। पीड़िता चुपचाप इन सब बातों को सहती रही, और लगातार इसके साथ में यौन शोषण होता रहा। इसके अलावा जब ये लोग वापस काम बिलासपुर लौट गए थे, उसके बाद कुछ दिनों बाद फिर वापस लौटे, दूसरी जगह पे ये लोग रह रहे थे, तो पीड़िता को ये बात बताया गया कि आपको नौकरी लगा दी जाएगी, और इसके लिए दुर्ग सांसद के निजी सचिव बीएन पांडे से संपर्क कराया गया, तो उन्होंने नौकरी लगाई पीडब्ल्यूडी विभाग में। और इसके अलावा अब जो टाइम कीपर राजू कश्यप, इसके अतिरिक्त संजय पंडित, ये लोग भी 6 लोगों ने मिलकर के लगातार उसी के साथ में पीड़िता के साथ में हैवानियत दिखाते रहे। उसके साथ में शरीर को उसके नोचा गया, उसके दांत से इसके शरीर को काटा गया। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा मामला है, और इसके बाद अब पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को पहले गिरफ्तार कर लिया है, 3 आरोपी शेष है। इसमें बीएन पांडे जो दुर्ग जिले के सांसद है, उनके निजी सचिव है, और राजू कश्यप के बारे में ये बात बताई जा रही है कि उसे गोरखपुर से गिरफ्तार करके दुर्ग लेकर के आया जा रहा है। वहीं संजय पंडित अभी फरार है, और बीएन पांडे फरार है। बीएन पांडे को लेकर के दुर्ग सांसद की तरफ से भी बयान जारी किया गया है कि वह जिसके निजी सचिव नहीं थे, बल्कि डिपार्टमेंटल के तहत में यहाँ पर उनके मकान में, निवास में उन्हें काम पर रखा गया था। डिपार्टमेंट अटैच में थे ये बीएन पांडे। अब फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले में अपनी गंभीरता दिखाते हुए कार्रवाई कर रही है। 3 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है, और अब दामिनी के साथ में जो न्याय की बात हो रही है, तो 3 आरोपी जो फरार है, उन्हें भी जल्द गिरफ्तार किए जाने का दावा दुर्ग पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो पूरा मामला उजागर हुआ है, उसने मानवता को शर्मसार जरूर कर दिया है। जी, इसमें कोई दो राय नहीं है, अनिल। अंकुश, ऐसा लग रहा है कि हैवानियत की होड़ मची हुई थी, ये साबित करने में सभी आरोपी जुटे हुए थे कि कौन ज्यादा बड़ा हैवान है। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि रसूखदार लोग हैं, ये अधिकारी हैं, सफेद पोश हैं, कैसे मिलेगा दुर्ग की दामिनी को इंसाफ? देखिए, मामला पुलिस तक पहुंचा है, और पुलिस ने इसमें 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी के जो बचे हुए 3 आरोपी हैं, उनकी पतासाजी की जा रही है। अलग अलग राज्यों में टीमें भेजी गई हैं, और उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, 7 सालों से किसी की मजबूरी का फायदा ऐसा उठाना कि उसके साथ दरिंदगी करना, ये एक समय तक चलता रहा। लेकिन एक समय ऐसा आया जब इनको निश्चित तौर पर इनकी शिकायत जब पुलिस में की गई, तो ऐसा समय आया कि अब इनके गिरने की बारी है। कुल मिलाकर एक लंबे समय तक इनको जब मौका था, इन्होंने डरा कर, धमका कर, और बच्ची की मजबूरी का फायदा उठाकर, उसके गरीबी का फायदा उठाया, उसकी माँ की गरीबी का फायदा उठाया, और फायदा उठाने के बाद 7 सालों तक इस पूरे दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है, गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया है। शुरुआती तौर पर जैसे कहा कि 2018 से इसकी शुरुआत हुई थी, और 2018 में शुरुआत करने का जो सिलसिला था, वो पीडब्ल्यूडी विभाग में नौकरी लगाने से शुरू हुआ था। जो पीड़िता है, उसकी माँ को नौकरी लगा दी गई एक चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी के तौर पर, और उसी बात का फायदा तब उठाया गया जब माँ काम पर जाती थी, और उसकी नाबालिग बेटी जब घर पर रहती थी, तो उसकी अकेलेपन का फायदा उठाया गया। पहले पीडब्ल्यूडी के कर्मचारियों, यानी जो रिटायर्ड कर्मचारी हो गए हैं, उन्होंने इस बात की शुरुआत की, और धीरे धीरे एक पूरा गैंग तैयार हुआ, जो 6 लोगों का, जिसमें कई रसूखदार, कई सफेद पोश लोग शामिल थे। वो बारी बारी से जब जैसे जहां जो मौका मिलता था, वहां पर वो नाबालिग का फायदा उठाते थे। लगातार ये कोशिश थी कि किसी को पता न चले। कोशिश इसलिए थी कि अगर किसी को पता चलेगा तो नाम खुलेगा, और शिकायत दर्ज होगी, और ये कहीं ना कहीं कानून के घेरे में आएंगे। उसको लेकर भी उन्होंने, जो अपराधी थे, उन्होंने एक प्लानिंग करके रखी थी कि बच्ची के
न्यूड फोटो वीडियो जो है उन्होंने बना लिए थे, उसको वायरल करने की धमकी देते थे। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण धमकी ये थी कि जिस काम के माध्यम से उनको बिलासपुर से दुर्ग बुलाया गया था, उससे निकाले जाने की धमकी देते थे। तो स्वाभाविक तौर पर मजबूर जो माँ है, जो बच्चा पीड़िता है, वो इसी बात को लेकर डरी रहती थी कि माँ का काम-धाम छिन जाएगा। 2018 में शुरुआत हुई, लेकिन एक समय ऐसा भी आया कि जब 2020 में जब लॉकडाउन का समय आया, तो माँ और पीड़िता जो है वो बिलासपुर चले गए और बिलासपुर में रहने के दौरान पीड़िता की पढ़ाई भी शुरू हो गई थी। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन खत्म हुआ, उसके बाद फिर से आरोपियों ने एक जाल बिछाया और जाल बिछाने के दौरान उन्होंने माँ को काम दिलाने के लिए दुर्ग बुलाया और पीड़िता को भी बताया गया कि तुम्हारी भी पीडब्ल्यूडी विभाग में नौकरी लगा दी जाएगी। जैसे कि अनिल ने बताया कि दुर्ग सांसद जो है उनके जो पीए निज सहायक रहे हैं, पूर्व निज सहायक, उनके माध्यम से पीडब्ल्यूडी विभाग में पीड़िता की नौकरी लगा दी गई और जब नौकरी लगाई गई तो पीडब्ल्यूडी विभाग के जो अन्य कर्मचारी हैं उनकी नीयत में भी खोट आई और उन्होंने भी इस बात का फायदा उठाने की कोशिश की और पूरा फायदा उठाया भी। अब इस पूरे मामले में बीच में एक मोड़ आता है जब पीड़िता की शादी तय हो जाती है, तो वो अपने मंगेतर को सारी आपबीती बताती है और आपबीती बताने के बाद उसको डर था कि शादी के बाद अगर कुछ चीजें पता चलेंगी तो शायद और बात और बिगड़ जाएगी। लेकिन भला हो, उसका जो मंगेतर है जिसके साथ उसकी शादी तय हुई थी, उसने पीड़िता की हिम्मत बंधाई। हिम्मत बंधाने के साथ-साथ उसको बल दिया कि वो थाने तक पहुंचे और थाने में जब जाकर पूरी शिकायत दर्ज कराई गई, एक लंबा-चौड़ा जब बयान जब 2018 से लेकर और अब तक का पूरा आपबीती जब पुलिस के सामने आई, तो पुलिस ने भी माना कि वाक़ई बहुत ये रूह कपा गंदा देने वाला कृत्य है। कुछ आप सोचिए कि हम आप जब इसको सुन रहे हैं तो हमारी क्या स्थिति हो रही है। उसके साथ तो ये सब कुछ घटित हो रहा था, वो सारे दर्द सह रही थी, उसकी मानसिक स्थिति क्या रही होगी। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। दुर्ग पुलिस प्रवक्ता मणिशंकर चंद्रा की तरफ से पूरे मामले पर क्या कहा गया है, एक बार वो देख लेते हैं पहले। दुर्ग जिले में एक नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मामले में शेष 3 आरोपी अभी भी फरार है। यह क्या पूरा मामला था और इसमें मामले में दुर्ग पुलिस की तरफ से किस तरीके की कार्रवाई है, इसको जानने का प्रयास करते हैं। हमारे साथ दुर्ग पुलिस प्रवक्ता मणिशंकर चंद्रा साहब हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि सर ये पूरा क्या मामला था और इस मामले में अब तक क्या कार्रवाई की गई है। जो प्रार्थी पीड़िता है और उसकी मम्मी के द्वारा एक लिखित आवेदन महिला थाने में प्रस्तुत किया गया था कि 2018 से लेकर अभी तक के उसके साथ अ, कुछ लोग हैं पीडब्ल्यू के उनमें काम करने वाले, उनके द्वारा सामूहिक रूप से दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था, जिस पर संवेदनशीलता दिखाते हुए तुरंत उसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया। उसमें जो 3 आरोपी थे उनको तुरंत गिरफ्तार भी किया गया है। जो 3 फरार आरोपी हैं उनकी पतासाजी की जा रही है, उसके लिए हमारी टीम अलग-अलग दिशा में काम कर रही है। सर जो पीड़िता है उसने क्या पुलिस को अपना बयान दिया था कि किस तरीके से ये वो उनके गिरफ्त में आई थी, किस तरीके से झांसे में लिया गया था और क्या उसे प्रलोभन दिया गया था? वो एक इन्वेस्टिगेशन का विषय है, वो उनको जो पीड़िता का बयान है वो इन्वेस्टिगेशन के अंतर्गत रखा गया है, वो गोपनीयता रहता है। लेकिन उन्होंने जो बताया था प्रथम दृष्टया उसके साथ जो दुष्कर्म किया गया था, जिस पर हमने जांच टीम बनाई हुई है। महिला सेल की जो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रैंक की अधिकारी है, उनके द्वारा विवेचना किया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा एडिशनल एसपी रैंक के अधिकारी को इसके विवेचना अधिकारी नियुक्त किया गया है। सर जो अभी मामले में 3 जो फरार हैं, उसमें एक बीएन पांडे हैं। ये बताया जाता है कि दुर्ग सांसद के ये निज सचिव रहे हैं। सांसद की तरफ से भी बयान आया कि वो निज सचिव नहीं थे, वो डिपार्टमेंटल अटैच में थे मेरे निवास पर। तो वो ये बीएन पांडे ने उन्हें नौकरी का झांसा दिया, नौकरी में रखा था, इस तरीके की कोई बात आई है सामने में? नहीं, अभी उस प्रकार की बातें नहीं आई हैं। जो दुष्कर्म की बात आई है और जो उसी पे इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जैसे ही बीएन पांडे पकड़ में आता है, तो उससे विस्तृत पूछताछ की जाएगी कि वस्तु स्थिति क्या थी। मामले में 3 जो फरार आरोपी है कौन-कौन है और उनकी गिरफ्तारी को लेकर के पुलिस के द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं? एक बीएन पांडे हैं, जो अभी फरार चल रहे हैं। उसके अलावा एक कश्यप है और तीसरा जो आरोपी है पंडित, संजय पंडित करके है। वो तीनों आरोपी अभी फरार चल रहे हैं। उसके लिए अलग-अलग टीम गठित की गई है। क्राइम की यूनिट भी लगी हुई है, हमारे थाने की टीम भी लगी हुई है, महिला सेल भी अलग से प्रयास कर रही है। तो जल्द से जल्द उसकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। निश्चित रूप से जल्द गिरफ्तारी की जाएगी, ये कहना है दुर्ग पुलिस प्रवक्ता मणिशंकर चंद्रा का। और इनका ये कहना है कि इनके आरोपियों की तलाश के लिए अलग-अलग टीमें अलग-अलग राज्यों में भेजी गई है और मामले में जब सभी लोग गिरफ्तार हो जाएंगे तो निश्चित रूप से पीड़िता को न्याय मिल पाएगा। अनिल गुप्ता, न्यूज स्टेट, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।
अनिल गुप्ता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अनिल, ये बताइए कि माँ बेटी जब बिलासपुर से दुर्ग पहुंची 2018 में, तो गोविंद सिंह ठाकुर से कैसे इनकी मुलाकात हुई, कैसे उनके संपर्क में आई, किन लोगों ने वहां तक पहुंचाया? जी देखिए, जो माँ है पीड़िता की, वो उनका जो एक परिचित का था, उसके द्वारा जो है गोविंद सिंह राजपूत से उनका परिचय था। और उस समय पीडब्ल्यूडी में गोविंद सिंह राजपूत कार्य करते थे, फिलहाल अभी रिटायर हो गए। तो उन्होंने ये बताया था कि उनकी माँ को सबसे पहले झाड़ू पोछा का जो काम होता है पीडब्ल्यूडी के दफ्तर में, उस दफ्तर में वो काम उनको दिला दिया गया था। और इसी के बाद जब माँ काम पे चली जाती थी तो पीड़िता घर पर अकेली होती थी। पीड़िता उस समय नाबालिग थी और मौका देख करके, अवसर देख करके ये उसके साथ में अनाचार करता था गोविंद सिंह राजपूत। और उसके बाद एक होटल का जो मैनेजर है विजय स्वाइन, वो उसके संपर्क में आया। फिर उसके साथ उसने ये लोगों ने वो दुष्कर्म किया। इसके बाद संजय अनिल चौधरी नाम का एक व्यक्ति संपर्क में आया। माँ की नौकरी जब वो चले गई थी, वो बिलासपुर लौट गई थी, फिर वापस जब काम पे बुलाया गया तब पीड़िता को भी नौकरी दिलाई गई थी बीएन पांडे के माध्यम से, जो दुर्ग सांसद के निज सचिव थे। इसके बाद लगातार ये सारे लोग 6 लोग जब न्यूड फोटो वीडियो बना ली गई थी पीड़िता की, तो उसे डरा करके, धमका करके, इसी तरीके से लगातार उसके साथ में हैवानियत दिखाई गई और लगातार ये दुष्कर्म होता रहा। जब पीड़िता ने आज चुप्पी तोड़ी है तो उसके बाद में पूरा मामला उजागर हुआ है। पीड़िता के बयान के आधार पर एफआईआर दर्ज हुआ है। 6 लोगों के खिलाफ में नामजद अपराध दर्ज है। एफआईआर की कॉपी आपके हाथ लगी है अनिल? एफआईआर की कॉपी आपके हाथ लगी है? कौन कौन सी धाराएं उसमें लगाई गई हैं? चूंकि नाबालिग का मामला है, क्या पॉक्सो एक्ट भी लगाया गया है? जी निश्चित रूप से, क्योंकि मामला 2018 का, उस समय पीड़िता जो है नाबालिग थी, तो पॉक्सो एक्ट का भी मामला दर्ज किया गया। बीएनएस के कई मामले दर्ज किए गए और उसके आधार पर ही अभी आरोपियों की गिरफ्तारी की जा रही है। दुर्ग पुलिस से भी इस संबंध में हमारी चर्चा हुई, तो उनका ये कहना है कि दुर्ग पुलिस की जो पॉलिसी है, जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है, उसकी नीति के तहत में अपराधी कोई भी हो, कितना भी बड़ा रसूखदार हो, कहीं भी पहुंच रखने वाला हो, अगर उसने अपराध किया है तो उसकी गिरफ्तारी जरूर होगी, उसके विरुद्ध कार्रवाई जरूर होगी। पीड़िता ने जब बयान दर्ज कराया है, एफआईआर दर्ज हुआ, लॉन्च हुआ है, तो उसके आधार पर ही अब फिलहाल गिरफ्तारी की जा रही है। और इसी कारण जो है लगातार पुलिस की टीमें अलग अलग राज्यों में छानबीन कर रही है, आरोपियों की तलाश की जा रही है। और चौथा आरोपी जो है उसे भी गिरफ्तार किया गया है और अभी फिलहाल पुलिस उसे लेकर के पहुंचेगी तो उसकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। विजय अग्रवाल, अनिल चौधरी, गोविंद सिंह नागवंशी, इन तीनों को गिरफ्तार किया गया था। 3 आरोपी बीएन पांडे, संजय पंडित, राजू कश्यप फरार थे। आप बता रहे हैं कि एक चौथे आरोपी की भी गिरफ्तारी हुई है। ये जो 3 नाम है, बीएन पांडे, संजय पंडित, राजू कश्यप, इनमें से कौन है वो चौथा आरोपी? देखिए, बीएन पांडे फरार है और संजय पंडित फरार है। राजू कश्यप को गिरफ्तार कर लिया, जो चौथा आरोपी है, उसे गोरखपुर से बताया जा रहा है गिरफ्तार करके दुर्ग लेकर के आया जा रहा है। न्यायालय में शायद आज उसे प्रस्तुत किया जाए। फिलहाल पुलिस की तरफ से बयान नहीं आया है, लेकिन अंदर खाने से जानकारी मिली है कि उसे गिरफ्तार कर दुर्ग लेकर के आया जा रहा है। चौथा भी आरोपी गिरफ्तार हो गया है। और फिलहाल जो बीएन पांडे है, इसके अलावा संजय पंडित, यह अभी फिलहाल फरार है। लेकिन हमने मणिशंकर चंद्रा की भी आपको अपने बाइट सुनाई, उनका बयान था। उनका ये कहना है कि जल्द इनके खिलाफ में भी कार्रवाई, इनकी भी गिरफ्तारी होगी, उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा। और मामले में जो पीड़िता है, जो दामिनी है दुर्ग की, उसे न्याय दिलाया जाएगा। जी अंकुश, चूंकि 2018 से ये दरिंदगी शुरू हुई और उसके बाद पीड़िता वो हिम्मत नहीं जुटा पाई कि वो कहीं पर जाकर शिकायत दर्ज करवा पाए, किसी को बता पाए कि उसके साथ क्या घट रहा है। यही कारण है कि इनका मनोबल बढ़ता चला गया। लॉकडाउन के बाद दोबारा उसे फ़ोन किया गया, नौकरी का ऑफर दिया गया और उसके बाद नौकरी के बदले उससे सेक्स की मांग की गई। हर छुट्टी के दिन उसका शोषण होता था। ये सब पढ़ा भी नहीं जा रहा है अंकुश। जब हम ये सब कुछ पढ़ रहे हैं ना, तो हम नहीं समझ पा रहे हैं कि कैसे इसे पढ़ें, कैसे इसे एक्सप्लेन करें। क्योंकि जो आखिरी बातें पीड़िता की तरफ से बताई गई हैं कि जब इन आरोपियों को मालूम चला कि उसकी शादी फिक्स हो गई है, तो उसे एक आखिरी बार मिलने के लिए बुलाया गया और वहां पर उसको काटा गया, उसको नोचा गया। ये दरिंदे नहीं है तो क्या है? अगर आरोपों में सच्चाई है तो इनको दरिंदे ना कहा जाए तो क्या कहा जाए अंकुश? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर इंसानी शरीर में दरिंदे ही निवास कर रहे हैं, क्योंकि इतना बड़ा घटनाक्रम। देखिए, शुरुआत जब गोविंद सिंह की तरफ से की गई, तो वो पहला मौका था जब 2018 में जो पीड़िता है उसके साथ जो है दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। उस दौरान अगर थोड़ी सी भी खबर पीड़िता की माँ को, या पीड़िता थोड़ी सी भी हिम्मत करके थोड़ा सा जिक्र कर देती, तो शायद आज वो इतने लंबे समय तक इस दरिंदगी का शिकार नहीं हो पाती। इस पूरे मामले में अगर हम देखें तो
लगातार वो दरिंदगी के शिकार बढ़ते इसलिए गए क्योंकि पीड़िता जो है वो डर गई थी, पहली बार में भी डर गई थी। दूसरा जो पहला आरोपी जब 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 जिस तरह की शुरुआत हुई थी पीड़िता के साथ, तब पहले आरोप से ही आरोपी ने उस पीड़िता को चुना कि ये गरीब है और इसको काम की आवश्यकता है, और उसके बाद अगर इसको काम दिलाया जाए तो इसको पैसे का लालच देकर या डराकर धमकाकर कहीं न कहीं इसके साथ दुष्कर्म भी किया जाएगा और बात भी नहीं खुलेगी। उसके बाद जब जब 2018 के बाद जब लॉकडाउन की स्थिति बनी तो पीड़िता और अपनी माँ के साथ बिलासपुर चली गई। लेकिन जब करीब 2 साल बीत गए तो गोविंद सिंह के जो हौसले हैं वो और बुलंद हो गए कि 2 साल पहले उसने जो वारदात को अंजाम दिया था उसका पर्दाफाश नहीं हुआ है, मतलब आगे वो और इस तरीके की घटना को अंजाम दे सकता है। और उसने 2020 के बाद जब लॉकडाउन खत्म हुआ तो पीड़िता को नौकरी दिलाने के नाम पर, उसकी मां को नौकरी दिलाने के नाम पर फिर से दुर्ग बुलाया, और अब तक जो गोविंद सिंह है उसके हौसले बुलंद हो चुके थे और उसको इस बात का डर नहीं था कि उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई हो सकती है या दुष्कर्म की बात खुल सकती है। तो लॉकडाउन के बाद गोविंद सिंह के बाद जो बाकी के कर्मचारी हैं पीडब्ल्यूडी विभाग के, या फिर हम यूं कहें कि सांसद के जो निज सचिव रहे हैं, उन तक ये बात पहुंची और फिर वो भी इस पूरे दुष्कर्म में शामिल हो गए। मतलब फिर वो सामूहिक दुष्कर्म करने लगे। अब उनको वो जब भी मौका मिलता था, पीड़िता की जब छुट्टी होती थी उसको तब बुला लिया जाता था या उसके घर जाया जाता था, कभी होटल में, कभी किसी व्यावसायिक संस्थान में उसको बुलाया जाता था। और ये पीड़िता की मां को और पीड़िता को नौकरी दिलाई ही इसलिए गई थी कि बाकी के जो दरिंदे हैं ये अपनी हवस को पूरा कर सके, और लगातार ये इस तरीके की घटना को अंजाम दे रहे थे। जब पीड़िता की शादी फिक्स हुई तो पता चला आरोपियों को कि पीड़िता की शादी होने वाली है, तो इनको ये लग रहा था कि एक जो मासूम है, एक जो पीड़िता है वो उनके हाथ से निकल जाएगी, उनको आगे दरिंदगी करने का मौका नहीं मिलेगा। तो उन्होंने फिर से जाल बुना और पीड़िता को आखिरी बार मिलने के बहाने बुलाया, और ये भी कहा गया कि तुम आखिरी बार मिलने आ जाओ, उसके बाद तुम्हारा पीछा छोड़ दिया जाएगा। ये पूरे पीड़िता के बयान है। उन बयानों के आधार पर अगर हम देखें तो वाकई उसके साथ हैवानियत हुई है, इतनी दरिंदगी हुई है। जब पीड़िता आखिरी बार मिलने गई तो तब कोशिश की गई आरोपियों की तरफ से कि वो शादी टूट जाए। जो कोशिश ये भी की गई कि किसी भी तरीके से शादी टूटे, पहले इसको दांतों से काटा गया, नाखून से नोचा गया, ये निशान पैदा किए गए कि अगर जिससे इसकी मंगनी होने वाली है, जिस परिवार में इसकी शादी होने वाली है, अगर वो देखेंगे तो शायद ये शादी तोड़ देंगे। लेकिन हम शर्मिंदा हैं अंकुश, हम शर्मिंदा हैं कि हम उस समाज का हिस्सा हैं जहां पर ऐसे लोग सांस ले रहे हैं, जहां पर ऐसे लोग हैवानियत को अंजाम दे रहे हैं और उसके बाद खुली हवा में सांस ले रहे हैं। इनको शर्म आ रही है नहीं आ रही है, हम शर्मिंदा हैं कि हम उस समाज का हिस्सा हैं जहां पर ये लोग खुले में जी रहे हैं। अनिल, ये जो चेहरे हम देख पा रहे हैं जिनको हम दरिंदे कह रहे हैं, इनमें से न जाने कितने ऐसे हैं जिनकी उम्र पीड़िता के दादा की उम्र की है। मतलब ये जो हम पहला आरोपी दिखा रहे हैं ये तो पीड़िता के दादा की उम्र का लग रहा है, पीड़िता के पिता की उम्र के ये लोग दिखाई पड़ रहे हैं। इनका दिल कभी नहीं पसीजा होगा, इनको शर्म नहीं आई होगी अपनी हरकत पर कि हम क्या कर रहे हैं। बहुत संभव है कि इनके घर में भी बेटियां हों, बहुत संभव है कि जब उस बेटी के साथ ये दरिंदगी कर रहे हों तो इनके घर में बेटियां हों। क्या उस वक्त उनको एक ख्याल नहीं आया होगा कि हम एक बेटी के साथ क्या कर रहे हैं, ये भी किसी माँ की बेटी है, किसी पिता की बेटी है। अब लोगों में उबाल है, लोगों में गुस्सा है। अनिल, क्या बहुत संभव है कि मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाए और जल्द से जल्द इन सभी को सजा दिलाई जाए? जी, निश्चित रूप से आक्रोश है लोगों में। और मैं आपको ये बता दूं कि ये जो मेरे पीछे नीले रंग का बोर्ड देख रहे हैं, ये दुर्ग का पीडब्ल्यूडी का रेस्ट हाउस है, और ये इसके बाजू में जो कमरे हैं उसके जस्ट बाजू में कमरा नंबर 3 था, जहां पर बीएन पांडे जो दुर्ग सांसद के निज सचिव है, वो बाकायदा सांसद के नाम से इस कमरे को अलॉट करके रखे हुए थे। काफी समय तक ये कमरा उनके नाम पे अलॉट था, कोई उनके अलावा कोई जा नहीं पाता था। राजू कश्यप जो है, संजय पंडित, ये लोग यहाँ करके अक्सर बैठा किया करते थे। पाटन का जो रेस्ट हाउस है वहां पर उसके साथ में दरिंदगी हुई, कवर्धा के रेस्ट हाउस में वहां पे दरिंदगी हुई उसके साथ में। और जिस तरीके से आपने बताया कि इन लोगों में से जो बीएन पांडे है वो 64 साल की उम्र के हैं, और उनमें शर्म नहीं आई होगी क्या उनके घर में बहू बेटियां नहीं है कि वो नाबालिग बच्ची के साथ में दुष्कर्म कर रहे हैं, और अकेले नहीं सामूहिक रूप से दुष्कर्म हो रहा है, शरीर को उसके नोचा जा रहा है, काटा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये अपने आप में विवश करने वाला पूरा मामला है।
और अगर हम तो हमारे जैसे लोग जब समाज में रहते हैं उस तरीके से दरिंदगी का कोई मामला आता है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मनुष्य होने का हमको अपने आप में पश्चाताप होगा कि किस तरीके से समाज में ऐसे लोग रह रहे हैं। अपने से छोटी, अपने से बेटी की उम्र की, दादा पोती की उम्र की बच्चियों के साथ में दुष्कर्म किया जा रहा है। निश्चित रूप से घटना निंदनीय है। घटना कहीं ना कहीं इस मामले को फास्ट ट्रैक में लेकर के लाया जाएगा और जल्द से जल्द आरोपियों को सजा दिलाने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन दुख इस बात का है कि सिर्फ शहर बदल रहे हैं, तस्वीर नहीं बदल रही है। 2012 में जब दिल्ली में निर्भया के साथ ऐसा ही दुष्कर्म हुआ, ऐसी हैवानियत हुई और देश उठ खड़ा हुआ, एक सुर में देश ने ये आवाज बुलंद की कि इन दरिंदों को सजा मिलनी चाहिए और ऐसी हैवानियत रुकनी चाहिए। हमें लगा कि तस्वीर बदलेगी, हमें लगा कि पिक्चर बदलेगी, लेकिन उसमें ज्यादा बदलाव देखने को मिल नहीं रहा है। अंकुश, शहर चाहे दिल्ली हो या दुर्ग, अगर दिल्ली की निर्भया के साथ शोषण हुआ तो दुर्ग की दामिनी के साथ भी शोषण हुआ और हम उस समाज का हिस्सा बने रहे। सवाल यही खड़ा हो रहा है कि कैसे बचेंगी बेटियां, कैसे पढ़ेंगी बेटियां। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का क्या होगा अगर हमारे आसपास मौजूद ये दरिंदगी इसी तरीके से बेटियों को नोचते रहे, उन्हें काटते रहे। अंकुश, देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर जब इस तरीके की घटनाएं निकलकर सामने आती हैं तो उसके बाद एहसास होता है कि कानून का खौफ भी जो है वो इन दरिंदों के मन में नहीं रहता। हालांकि अब ये सलाखों के पीछे हैं और जो लोग सलाखों के पीछे नहीं हैं वो आज नहीं तो कल सलाखों के पीछे होंगे। उनके खिलाफ कार्रवाइयां होंगी, उनको जेल भेजा जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि देश में इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं और घटनाओं के बाद इतनी बड़ी कार्रवाइयां हुई हैं, उसके बाद भी जो इस तरीके की सोच रखने वाले जो अपराधी हैं, इस तरीके की मंशा रखने वाले जो अपराधी हैं, उनको जरा सा भी ख्याल नहीं आता कि वो एक ऐसी बड़ी घटना को अंजाम देने जा रहे हैं जिसके बाद जो दो तरफ से हास्यर बुरा हो रहा है। एक तो जिस पीड़िता के साथ जो वो दरिंदगी कर रहे हैं उसका भविष्य खत्म हो गया है, दूसरा उनका भी भविष्य खतरे में है क्योंकि कभी ना कभी तो वो कानून के घेरे में आएंगे और अभी आए भी हैं। भविष्य खतरे में होना चाहिए, लेकिन उनका भविष्य, उनका वर्तमान, उनका भविष्य सब खतरे में होना चाहिए क्योंकि अगर इनका भविष्य सुरक्षित हुआ तो बाकी सबका भविष्य अंधकार में चला जाएगा, बाकी सबका भविष्य खतरे में रहेगा। ऐसे दरिंदों का सलाखों के पीछे पहुंचना जरूरी है और इनको सजा मिलना जरूरी है, जल्दी से जल्दी सजा मिलना जरूरी है क्योंकि देरी से मिला हुआ न्याय भी अन्याय के समान ही होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। खबरें जारी हैं, आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।